नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे बहुत दूर की बात और बहुत दूर न होकर बहुत नज़दीक की बात, यानी कि अफ़गानिस्तान के हालात की बात। अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, वो पूरी दुनिया को कहीं न कहीं चिंता में डालने वाली बात है और भारत के लिए ख़ास तौर पर कई तरह की चिंताएँ और कई तरह के सवाल अफ़गानिस्तान के घटनाक्रम से खड़े हो रहे हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान ने एक बार फिर से सर उठाया है और एक तरह से अफ़गानिस्तान की जो सरकार है, वो उनके आगे नतमस्तक हो गई, राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए और पूरी तरह से राजधानी काबुल में अब जो तालिबान आतंकी हैं, तालिबान समूह हैं, उनका कब्ज़ा हो गया है। हालांकि अभी अमेरिका के काफ़ी सैनिक वहाँ मौजूद हैं और उनको वापस निकालने की कोशिश अमेरिका लगातार कर रहा है। लेकिन ये जो ताज़ा घटनाक्रम है, एक तरह से देखा जाए तो ये शुरू भी अमेरिका की वजह से ही हुआ है। जब अफ़गानिस्तान में ज़हीर शाह की सरकार थी, उस वक्त यूएसएसआर के समर्थन से वो सरकार चल रही थी और वो दौर अफ़गानिस्तान का ऐसा दौर था आज से लगभग 30-25 साल पहले, जो अफ़गानिस्तान ने बहुत एक आज़ादी की जो राह है वो देखी थी अफ़गानिस्तान ने। अफ़गानिस्तान जैसा खुलापन, अफ़गानिस्तान जैसा आधुनिक देश उस वक्त कम से कम एक इस्लामी देशों के बीच घिरा हुआ इकलौता देश था। लेकिन जैसे ही घटनाक्रम बदला, यूएसएसआर को एक तरह से पीछे हटना पड़ा और उसके बाद जो तालिबान है, उन्होंने 90 के दशक में पूरी तरह से अफ़गानिस्तान को अपने कब्ज़े में ले लिया और अफ़गानिस्तान में उनका शासन हो गया। और 1998 में जो तालिबानी राज वहाँ पर चला, वो कट्टरपंथियों का राज था। उसमें लोगों के जो मानवीय अधिकार थे वो ख़त्म हो गए थे, महिलाओं के साथ बहुत बदसलूकियाँ हुई और विरोध करने वाले या उनकी तालिबान की बात न मानने वालों को सार्वजनिक तौर पर मारा गया, फांसी दी गई, लटकाया गया, तमाम तरह के अत्याचार हुए। लेकिन फिर थोड़ी करवट बदली वक्त ने और अमेरिका का दखल हुआ। अमेरिका और नाटो देशों ने जो 9/11 की घटना हुई थी, उस घटना के बाद तालिबान के खिलाफ, जिस तालिबान को एक वक्त में ये कहा जाता था कि अमेरिका ने ही पैदा किया है, उसी अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ अपना एक बड़ा मोर्चा संभाला और अफ़गानिस्तान में नाटो और जो अमरीकी सेनाएं हैं, उनके दखल के बाद जो तालिबान हैं उनको खदेड़ा गया। वो मुख्य शहरों से दूर दराज के इलाकों में चले गए, पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ चले गए और अब जैसे ये घटनाक्रम हुआ कि अप्रैल में अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा कि वो सितंबर आखिर तक पूरी तरह से अमरीका और नाटो सेनाएं जो हैं वो अफ़गानिस्तान को खाली कर देंगी। अचानक से जो तालिबान है वो सर उठाता हुआ दिखाई देने लगा और जिसको बहुत सिमटा हुआ माना जा रहा था, वो अचानक से इतनी जल्दी अफ़गानिस्तान पर उसका कब्जा हो गया, जिसकी कल्पना जो विशेषज्ञ हैं उनको भी नहीं थी। ज़्यादातर लोग ये मान रहे थे कम से कम 2-3 महीने, अगर यही गति रही तो 2-3 महीने उनको लग सकते हैं राजधानी पर कब्जा करने की। लेकिन सब कुछ 15 अगस्त के दिन, जब हम भारत के लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे, अफ़गानिस्तान एक बार फिर तालिबान के कब्ज़े में जा रहा था और शाम होते होते पूरी तरह से अफ़गानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण हो गया। ये स्थितियां भारत के लिए भी चिंताजनक हैं और पूरे विश्व समुदाय के लिए भी चिंताजनक हैं। इसके भारत के लिए इसका क्या महत्व है, भारत किस तरह से अफ़गानिस्तान की स्थितियों से प्रभावित हो रहा है, इस पर और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या परिस्थितियां हैं, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईएएस अधिकारी वीएस पांडे, पूर्व सैनिक अधिकारी और अफ़गानिस्तान और ईरान और उस इलाके की जो जियोपॉलिटिक्स है उससे बहुत करीबी रिश्ता रखने वाले कर्नल फसी अहमद और वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान। कर्नल फसी अहमद, मैं सबसे पहले बात आपसे ही शुरू करना चाहता हूं। आप उस इलाके की तमाम परिस्थितियों से वाकिफ हैं। जो अभी का घटनाक्रम है, आप इसको किस रूप में देख रहे हैं और भारत के लिए कितनी चुनौती के तौर पर देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले
तो ये ध्यान में रखिए कि ये वो मुल्क है जो पिछले 42 साल से मुस्तकिल लड़ रहा है। 80 के दशक में से जब वो लड़ रहा था सोवियत यूनियन से, और उनको खदेड़ा, निकाला, खत्म किया, और उसके बाद फिर वो अमेरिकन से लड़ता रहा। बीच में पाकिस्तान से भी हुआ, लेकिन अमेरिकन मेनली। एक मुझे बहुत पुरानी पश्तून कहावत याद आ रही है, और वो एक्चुअली जुज है, वो आपको सब बता देगी कि इनका माइंडसेट क्या है, तालिबान का माइंडसेट क्या है। ये पश्तून सेइंग है, और ये कहती है कि रिवेंज यू मस्ट टेक, बट इफ यू टेक योर रिवेंज इन 100 years यू आर रशिंग थिंग्स। तो ये वो लोग हैं, ये वो ट्राइब्स हैं, वो जंगजू हैं जिनको लड़ने से कोई गुरेज नहीं है, और इनकी जिंदगी का एक आम तरीका है ये। इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ वे ऑफ लिविंग, और वो और ज्यादा मजबूत होता गया। अगर आप इनकी पीछे भी जाइए, हाँ ठीक है, हमने एक बड़ा खूबसूरत मंजर भी इनका देखा है, वो मुल्क एंडाउड था, खूबसूरत था, सब कुछ था, लेकिन हमने वॉरलॉर्ड्स भी देखे हैं, उनका वर्चस्व भी देखा है। हमने नार्को ट्रेड पूरी दुनिया में कैसे, आपको याद होगा कि देयर वाज अ टाइम जब 9,000 टन पॉपी कल्टीवेशन हेलमेट प्रोविंस अकेले में हुआ, हेलमेट में अकेले में हुआ करता था, और आज भी कोई कम नहीं है। पूरा आप वन ऑफ द सोर्स ऑफ फंडिंग ऑफ तालिबान इज नार्को ट्रेड। नार्को से पैसा बहुत आ रहा है, इसके अलावा उनके पास और भी जरिए हैं, लेकिन बहुत बड़ा पैसा नार्कोटिक्स और ओपियम और पॉपी ट्रेड से आ रहा है उनको। तो ये है इनका बैकग्राउंड। अब इसमें आप देखिए अमेरिका की एक फेल्ड स्ट्रैटेजी सामने जो आ रही है, और वो नई बात नहीं है, वो हमने बड़ी नजदीक से इराक में देखी है। आई वॉज देयर 2011 में जब इराक से वेकेट किया है। हमें डेट भी याद है, 18 दिसंबर को अमेरिकन ने 2011 में फाइनली लीव आउट किया था, और मेरी उनसे कांटेक्ट है, बिकॉज हमारी डीलिंग थी, हम उनकी सिक्योरिटी ग्रिड में थे। तो आपको ये बताएं कि 2011 में वो गए, और जिस तरह विम्पर के साथ गए हैं, वो जब वो आए थे तो उन्होंने सबसे पहले सद्दाम हुसैन का पुतला गिराया और सब कुछ किया, और हा हा हु और पूरी दुनिया में अप इराक भी हुआ और फलाना हुआ। लेकिन जब वो गए तो बड़े विम्पर के साथ दे टुक अ रूट, एंड आई वाज एक्चुअली इन कांटेक्ट विद देम। तो और हुआ क्या कि उनके जाते ही बगदादी सामने आ गया, आइसिल पैदा हो गई, और आइसिल ने फिर इतना बवाल मचाया कि मूसल में 2014 में वापस आना पड़ा इनको। तो इनके साथ ये नई चीज नहीं है, ये आते हैं, और इन प्रॉब्लम क्या है कि जहां पे आपकी स्ट्रैटेजी फेल, और इनकी स्ट्रैटेजी आज से नहीं फेल हो रही है। आप हिस्ट्री में चले जाइए, वियतनाम वाज देयर बिगेस्ट फेलियर ऑफ स्ट्रैटेजी, कोरिया इन 50s वाज द बिगेस्ट फेलियर। आज तक 38 पैरेलल जो है वो वैसे ही बरकरार है, वैसे ही झगड़े चलते हैं, और तो इनकी कोई नई चीज नहीं है ये इनके साथ। इनका प्रॉब्लम क्या था कि ये घुसते हैं, और उसके बाद इनकी इतने लेयर्स हैं जो साइमल्टेनियसली ऑपरेट करते हैं। हमको खाली एक प्रेसिडेंशियल व्हाइट हाउस और एक क्या नाम है कैपिटल दिखाई देता है, बट एक्चुअली लेयर्ड हैं ये, इतने लेयर्स हैं कि इनको खुद ही नहीं मालूम है कि कौन क्रॉस पर्पसेस में काम कर रहा है। अब आप आते हैं हमारे ऊपर। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं सुपर पावर से, हम अपनी सोच जो है वो किनारे रख देते हैं। आपको मैं हिस्ट्री में ले जाता हूँ, हमें कोई लव लॉस नहीं है तालिबान से। तालिबान तो बहुत ही गलीज लोग थे। द फैक्ट इज कि आप ज्यादा दूर ना जाइए, आप
2001 में जाइए, जब तालिबान ने काबुल को कैप्चर किया था, उस टाइम नजीबुल्लाह जो प्रेसिडेंट थे, उसको उन्होंने कत्ल करके उसके जेनिटल्स उसके मुंह में डाल के और टांग दिया था। तो ये है, बिल्कुल ये बिल्कुल बहुत बर्बर बारबेरिक, और एक बिल्कुल तरह बर्बर, से हाँ। मध्ययुगीन कबायली स्वरूप है, जो जिसमें धार्मिक कट्टरता का भी एक मुलम्मा चढ़ा है और इसकी वजह से ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। सरज जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सच है कि अमेरिका ने जिस तरह से छोड़ा, वो बहुत ही एक तरह से आपने मज़ार में लाकर अफगानिस्तान को छोड़ दिया। न वहाँ की सरकार को इतना मजबूत कर सके आप कि वो तालिबान, जो कि 1 लाख के आसपास जिनके लड़ाकों की कुल संख्या है, उनसे मुकाबला कर सकने लायक वो होती, और न आप बाकी विश्व को भी किसी ऐसी बात के लिए मना सके कि कोई एक जैसा हमने सर्बिया, बोस्निया हर्जेगोविना इन इलाकों में देखा, जब इस तरह की जो आपसी संघर्ष थे, जाति संघर्ष थे, तो संयुक्त राष्ट्र का हस्तक्षेप था और चीज़ों को ठीक करने की बात होती थी। लेकिन इस मामले में अमेरिका ने सिर्फ अपने को बचाना और अपने मित्र देशों को बचाकर बाहर ले जाने को प्राथमिकता दी, अफगानिस्तान को बिल्कुल किनारे छोड़ दिया। लेकिन भारत के लिए भी ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि भारत ने पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में बहुत बड़ी रकम झोंकी है और अब वहाँ के विकास कार्यों में बहुत बड़ा भारत का योगदान रहा है। और भारत को उसमें अपने जो ईरान इराक के साथ जो संबंध हैं, उस इलाके में जो एक तरह से जो जियो पॉलिटिक्स है उसको नियंत्रित करने में भी अपने, मुझे लगता है कि ये जो बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा ये दुर्भाग्य है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, जो है, मुझे ताज्जुब है कि उन्होंने इसके लिए कोई तैयारी नहीं करी। लोगों को अगर इवैक्यूएट करना था, अमेरिका अपने लोगों को इवैक्यूएट करता जा रहा था और इंडियन गवर्नमेंट ने कोई एफर्ट नहीं किया कि जो 1500 लोग वहां पे इन्वॉल्व, जो यहां से गए थे, उनको अभी भी वहां पता लग रहा है कि काफी सारे लोग वहीं पे मौजूद हैं। और इतनी बड़ी ऐसी सिचुएशन में अब मुझे समझ में नहीं आता है कि हमारी इंडियन डिप्लोमेट्स वहां पे करते क्या रहे हैं। और अमेरिका के सिर्फ फॉलो करना है अगर ब्लाइंडली, तो फिर बड़ा अफसोस की बात है। और अमेरिका ने जिस तरह से जो किया है, मुझे लगता है बाय डिजाइन किया है। क्योंकि आप देखिए, एक बड़ी सिग्निफिकेंट बात है कि जो वेपनरी इनके पास है, ये जो तालिबान आज जिस तरह पूरा कब्जा कर लिया उसने पाक, और इनके कैलकुलेशंस के हिसाब से 30 से 90 दिन लगने थे, और आज कितने दिन हुए हैं, पूरा कब्जा हो गया। और ये वेपन्स इनके पास इतने सारे, इतनी बड़ी तादाद में हैं, और अमेरिकन वेपन्स है। अगर अमेरिकन वेपन्स, अमेरिका जब इवैक्यूएट कर रहा था, अमेरिका के पास इनफ इंतजाम हो सकता था कि वो ये वेपन्स को भी जो है वो अपने साथ, तो ये छोड़ के कर गए हैं और डायरेक्टली उनके कब्जे में। ये वेपन इन्होंने छीने नहीं है अफगानी आर्मी से, ये उनको अमेरिकन कैंप से ही मिले। तो ये तो बड़ी सीरियस बात है। आपने उनको एक तरीके से, मैं तो कहूंगा कि उन्होंने इक्विप कर दिया उनको, कि जो हालात आज पैदा कर दिए हैं तालिबानीज ने, वो उन अमेरिकन की वजह से है। ये मुझे अब फिर से वही बात आती है कि जो पहले लोगों को शक होता था कि अमेरिका का ही क्रिएशन है तालिबान, और आज जब सफाई से अपना निकल गए और वहां उनको बिल्कुल अपने हाल पे छोड़ करके, तो ये तो बहुत ही सीरियस मैटर है। और आज बड़ा अच्छा उन्होंने विवेक काटजू, जो बड़े वेल नोन इसके एक्सपर्ट है, उन्होंने आज ये लिखा है, एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में छपा है आज, कि किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट हैज फेल्ड, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री हैज कंप्लीटली फेल्ड इन हैंडलिंग द अफगान इशू। बिल्कुल सही बात है। ये तो दिख रहा है कि भारत की राजनयिक मोर्चे पर बहुत बुरी तरह से विफलता रही है। यहाँ तक कि दोहा में जो बातचीत हुई थी, उसमें तालिबान ने कहा कि भारत का प्रतिनिधि मौजूद तो था, लेकिन हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई, यानी कि उनको बोलने का भी मौका वहाँ नहीं दिया गया। इसके पहले जो रूस, पाकिस्तान और चीन के साथ जो बातचीत होने की बात थी, उसमें भी भारत को आमंत्रित नहीं किया गया था। और जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर, मुझे लगता है उनकी इस मामले में जो उनकी पहल है वो भी कहीं दिखाई नहीं दी। कोई सार्थक इस मामले में ऐसी भूमिका नहीं दिखाई दी, जबकि भारत का बहुत बड़ा हित वहाँ पर है। बस इतने ही सकारात्मक संकेत हैं कि जो तालिबान ने कहा है कि वो भारत की योजनाओं
जो वहाँ पर उनके विकास के लिए चली हैं उनको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि वो उनके देश के फायदे के लिए है। और भारत से हम अच्छे संबंध चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि भारत यहाँ अपनी सेनाएं भेजे। जिस तरह की बीच में एक चर्चा आई थी कि भारत सेना भेज सकता है, तो ये उन्होंने सीधे सीधे धमकी भी दी है कि आप सेनाएं न भेजें। लेकिन वी एस पांडे साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे कि भारत का इतना बड़ा वहाँ पर स्टेक था और स्थितियां बिगड़ रही थी, क्या ये जरूरी नहीं था कि अपने नागरिकों को, अपने राजनयिकों को हम वहाँ से वक्त रहते पहले निकाल लाते? अब जो जिस तरह की परिस्थितियां हैं, एयर इंडिया ने 2 विमानों को आपात स्थिति के लिए तैयार रहने को तो कहा है, लेकिन वहाँ हम लैंड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और अगर कोई एयरपोर्ट पे स्थितियां सामान्य होती हैं तो वो अमेरिकी सेनाओं के लिए या अमेरिकी नागरिकों के लिए वो सामान्य है। ऐसे में क्या भारत का ये इस मोर्चे पर भारत को हम विफल नहीं मान सकते पूरी तरह से? देखिए गोविंद जी, इस पूरे जो परिदृश्य है उसके बारे में 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई भी दोस्ती नहीं होती, स्वार्थ होता है सिर्फ। इसलिए जो भी अमेरिका ने किया वो स्वार्थ के लिए अपने किया, उसका स्वार्थ जब नहीं रहा तो वो छोड़ के चला गया। देखिए, ये आज उसे कोई जो भी किया, ये दुनिया का इतिहास बताता है कि दोस्ती कोई नहीं थी, तो उसका स्वार्थ निकल गया, उसे देखा यहाँ कुछ हो नहीं रहा, वो अपना छोड़ के चले गए। देखिए, हर एक राष्ट्र को अपने अपने स्वार्थ को, अपने अपने हित को देखना होता है। उसी तरह भारत को भी अपने हित को देखना चाहिए। भारत का हित क्या है? भारत का सबसे बड़ा हित ये है कि अफगानिस्तान के बिगड़ने से ये उसके सिर पर समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि बीच में एक दुश्मन आपका पाकिस्तान बैठा है। आप याद करिए कि अफगान सरकार पिछले 1 साल से ये चिल्ला रही थी कि पाकिस्तान सारी मदद तालिबान की कर रहा है और वो जल्दी ही कब्जा कर लेगा। ये वहां के राष्ट्रपति कहते रहे, वहां का विदेश मंत्रालय कहता रहा, हर मंच पर कहते रहे, लेकिन कभी किसी ने कुछ नहीं सुना। देखिए, इसको सबको अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान तालिबान को पूरा समर्थन देता रहा है और उसमें स्वार्थ है। देखिए, पाकिस्तान के बारे में जो विचार दुनिया में है वो मैं भी उसी को कह रहा हूँ। रोग स्टेट है, जहां पर राज्य नहीं चलता, आर्मी चलती है, और जहां पर आर्मी फौजी लोग जहां की सरकार चलाएंगे तो उनको युद्ध के अलावा तो और कुछ आता नहीं है, तो वो तो एक ही काम करेंगे। तो वहां की सरकार क्या जो ये निहित स्वार्थ है कि तालिबान जैसे खुराफाती तत्व जो चले। अब देखिए, भारत का जहां तक प्रश्न है, आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए। देखिए, दुनिया में जैसा मैंने कहा, इतिहास में न तो दोस्ती होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, न ही सिद्धांत होता है। सिद्धांत की कोई बात ही नहीं, क्योंकि सब अपना अपना स्वार्थ, जब स्वार्थ देखते हैं आप तो सिद्धांत की बात नहीं रही। एक तरफ आप जो है तालिबान से हमेशा से विरोध में रहे, आपने अफगानिस्तान के उस सरकार को कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया, दुनिया के सभी देशों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, पाकिस्तान को छोड़कर आपने भी नहीं किया। अब उसके बाद आप बात करने चले गए क्योंकि अमेरिका बात कर रहा था। देखिए, हर राष्ट्र को अपनी अपनी अलग स्वतंत्र नीति बनानी चाहिए। आपको देखना चाहिए था कि हमारे हित में क्या है। हमारे हित में तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में स्थापित करना उचित है कि नहीं, जिसका कि मूल ही पाकिस्तान से आता है। इसके बारे में मैं कोई बड़ी गोपनीय बात बता रहा हूं, दुनिया में सबको ये बात पता है। बिल्कुल, वो भी हमने नहीं देखा, वो भी हमने नहीं देखा, और हम लोग उससे बात भी करते रहे, और अब ये स्थिति आ गई, उसकी सरकार आ गई। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो स्थिति बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, वो इसलिए है कि इस सिविलाइज वर्ल्ड में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को कुछ लोग आकर कब्जे से कब्जा कर ले, ये नहीं होता आज के विश्व में, ये कहीं नहीं होता। ये पहला उदाहरण है, और उस पर भी दुनिया में सब लोग चुप बैठे रहे, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। भारत के बारे में देखिए, मुझे बड़ा, हमारा देश है, हम लोग बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन दुखद ये है कि इतना कमजोर ये इसका प्रदर्शन रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। ये कोई ताकत दिखाता ही नहीं कभी अपनी। देखिए, दुनिया में ताकत वाले की सुनी जाती है, कमजोर की नहीं सुनी जाती। आप कमजोर हैं, स्वीकार कर लीजिए। चीन ने जब आप पर चढ़ाई की, आप ही समझौता मांग रहे हो। अरे आप भी डटे रहो, क्यों नहीं लड़ते, क्यों नहीं? बिना लड़े तो कुछ होता नहीं। दुनिया का इतिहास क्या बताता है? जो मजबूत था वो जीता, उसे राज्य किया। जो भी मजबूत है वो दूसरे देश में जाके कब्जे करता है।
आप मजबूत होइए। आप बिल्कुल 50 बिल्कुल करोड़ 60 करोड़ लोगों की, गरीबों की फौज रखकर, आप अव्यवस्था कर कर, ठीक से सरकारें न चलाकर, अपने देश को मजबूत न करके, आप क्या चाहते हैं कि विश्व स्तर पर आपको कोई विश्व नेता बनाएगा, विश्व गुरु बनाएगा और आप पाकिस्तान को ठीक कर पाएंगे, आप अफगानिस्तान को ठीक कर पाएंगे? नहीं। आप बिल्कुल सही कमजोरी बात है। जो जो जहां तक परिस्थितियां हैं गोविंद जी, उन एक परिस्थिति चीज और, जो जहां तक ये बात थी कि आपने अपने लोगों को क्यों नहीं निकाला, तो जैसा मुझे लगता है, तो मेरा ये है, जब आप तालिबान से बातचीत कर ही रहे हो तो खतरा किस बात का? वो तो कह ही रहे हैं कि हम किसी को नहीं हार्म करेंगे, क्योंकि उनको भी आगे पता है कि वो एक छोटे से, एक ऐसे राष्ट्र हैं और ऐसी छोटी सी लोग हैं जिनको कभी भी दुनिया की ताकतें मिलकर कुचल देंगी। तो परिदृश्य बदल गया है, उनका भी दिमाग ठीक हो गया है। बिल्कुल लेकिन जो अफगानिस्तान की जनता है, वहाँ तमाम जो उनके बड़े अधिकारी हैं, जो सैन्य अधिकारी हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी भले ही तालिबान इस तरह की बात कर रहा है, लेकिन 2-3 महीने बाद ये फिर उतना ही बर्बर हो जाएगा, वैसा ही होगा। फौज के वहाँ के एक बड़े शीर्ष कमांडर ने तो ये तक कहा है कि इसकी सत्ता को स्वीकार करने से बेहतर है लड़ते लड़ते मर जाना। अफगानिस्तान के तमाम कलाकार, अफगानिस्तान की महिलाओं के समूह सारी दुनिया के सामने याचना कर रहे हैं, लेकिन दुनिया एक तरह से मौन होकर देख रही है। फसी साहब, जो आपने जैसे जिक्र किया कि इनको जो नार्को ट्रेड से तालिबान को बहुत मदद मिलती है, जो अब इनकी सालाना आमदनी बताई जा रही है वो लगभग 1 अरब 60 करोड़ भारतीय रुपयों में, उससे ज़्यादा की आमदनी इनकी जो आंतरिक आमदनी है वो मानी जा रही है, जिसमें आधे के करीब जो है वो ड्रग के कारोबार से इनके पास आता है। उसके अलावा खनन के कारोबार से बहुत पैसा आता है, और उसके अलावा जिन इलाकों में इनका कब्जा है वहाँ ये तमाम तरह की वसूली, रैंसम से लेकर टैक्स तक की वसूली करते हैं, उसके जरिए आता है। इसके अलावा कुछ अंतर्राष्ट्रीय मदद इनको मिलती है, अनेक इनके समूह हैं, अनेक अफगानी समर्थक, इनके जो अमीर समर्थक हैं, उनसे पैसा आता है, उसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन जैसा पिछले साल इनकी जो आमदनी के बारे में अभी जो खुलासा हुआ है, वो जितनी रकम है उतनी रकम अफगानिस्तान ने पिछले वर्ष अपने देश के तमाम खर्चों में खर्च की थी, तो इतनी ज्यादा रकम इनके पास है। लेकिन एक जो बड़ा सवाल है वो ये कि क्या जैसा अभी तालिबान कह रहा है कि वो एक अच्छी सरकार चलाना चाहता है, दुनिया के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है, क्या आपको इस बात पर यकीन है कि जैसे पांडे साहब ने कहा कि वो अब सुधर गए हैं, आपको यकीन है कि उनको सुधरा हम मान सकते हैं? देखिए, मेरा अनुभव तो ये कहता है कि कुत्ते की पूंछ चाहे जितने साल आप वो कर दीजिए, वो सीधी नहीं होती, वो वैसी ही रहती है, पाइप में डाल दीजिए। द फैक्ट इज कि अभी वो शो विंडो में सब कुछ करने की कोशिश करेंगे, हमको भी ओवरचर्स वो दे रहे हैं, लेकिन हमसे वो डील तब करेंगे जब हमारी स्ट्रेंथ देख लेंगे। मैं पांडे साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए ही ये चीज कह रहा हूं कि वो हमसे डील, क्या नाम है, इस जो हमारा पुसिलैनिमस अप्रोच है उसको देख के नहीं करेंगे। वो हमको देख रहे हैं कि ये ताकत कितनी, जब हम छिटाक भर के पाकिस्तान के सामने, तो हम क्या नाम है अपने फैंग्स नहीं खोल पाते हैं, हम वहां भी डिली डाली करते हैं, और हम टीवी डिबेट्स में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फलाना करते हैं, ढिमकाना करते हैं। एक्चुअली आपको सही बताएं, आज की तारीख में मुझे एज अ सैनिक शर्म आ रही है कि पाकिस्तान ने हमको चेकमेट कर दिया है अफगानिस्तान में। हम 20 साल से वहां पे इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट, फिजिकल इन्वेस्टमेंट, क्या नाम है, बाकी टेक्निकल इन्वेस्टमेंट, लॉजिस्टिक्स इन्वेस्टमेंट करे जा रहे हैं। और हमारा आगे, आप देखिए, हमारा आगे तक का प्लान था ईरान में चाबहार को एक्टिवेट करना। काहे के लिए? हम तो रेलवे लाइन खोल रहे थे, कनेक्ट कर रहे थे अफगानिस्तान से। तो आप ये बताइए कि हम खाली कागजों के ऊपर तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। दैट इज वेयर मैं शरद की बात को दोबारा कहना चाहता हूं, ये टोटल फेलियर है हमारी फॉरवर्ड थिंकिंग का, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री क्या, एक्सटर्नल अफेयर्स जो भी हैंडल करते हैं, अगर वो पीएमओ हैंडल कर रहा है तो उनका फेलियर है, अगर वो कर रहे हैं तो वो, इसके पहले जो सरकार थी उनका फेलियर था, क्योंकि ये 20 साल का हम ब्यौरा दे रहे हैं आपको। और अगर 20 साल में हमें पाकिस्तान
मुस्तकिल कोई चीज छुपी नहीं हुई थी पाकिस्तान की। तहरीक तालिबान पाकिस्तान बिल्कुल क्लियरली आपको मालूम था कि आपका दुश्मन है, और क्या नाम हक्कानी नेटवर्क आपको मालूम था कि आपका दुश्मन है। तालिबान क्या नाम है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड कर रहे थे आपके साथ। आप देखिए कि हमको डिप्लोमेसी क्या कह रही थी कि आप एक मट एंड जेफ जो अप्रोच होती है कि आप एक तरफ उनको प्रेशर बनाइए और दूसरी तरफ आप बैक चैनल्स में उनसे बातें भी कीजिए। आप देखिए, आप लेट्स गो बैक टू ओस्लो बिल्कुल अकॉर्ड। आप जो एक बात आप मिनट ये कह बात रहे हैं आपको वो बात मैं ये एक और कनेक्ट कर दूं। ओस्लो अकॉर्ड याद कीजिए, पीएलओ यासिर अराफात और इजराइल में वो नफरतें थी कि अगर एक दूसरे को सामने दोनों मिल जाते तो कत्ल कर देते। लेकिन आप देखिए उसके बाद भी ओस्लो 1 ओस्लो 2 हुआ, जहां पे कि वर्चुअली दोनों ने हाथ नहीं मिलाए बल्कि दोनों गले और जप्पियां भी पाई। तो ये ड्रामे अपनी जगह पे होने चाहिए और इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं, इसी को डिप्लोमेसी ये कहते बात हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन जो अफगानिस्तान की परिस्थितियां हैं उसमें भारत इस बात से तो असफल माना जा सकता है कि हम वहाँ स्थितियों को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाए, लेकिन इस बात के लिए भारत को असफल नहीं कहा जा सकता कि जो अफगानिस्तान में हो रहा है, जिस तरह से तालिबान ने वहाँ सत्ता पर कब्जा कर लिया है, उसको रोकने में भारत की कोई भूमिका हो सकती थी। निसंदेह ऐसी कोई भूमिका नहीं हो सकती थी। लेकिन शरद जी जैसे इस वक्त जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसका भी जो चेयर है वो भारत के पास है और आज उसकी एक बैठक भी होनी है। एक तरफ हम उस स्थिति में है कि वहाँ पर चीज़ों को पूरी दुनिया का ध्यान किस तरह से आकृष्ट हो, किस तरह से अफगानिस्तान में दुनिया का दखल हो और वहाँ पर शांति की बहाली की कोशिशें हों, उस भूमिका में हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम अपने ही लोगों को वहाँ से सकुशल वापस नहीं ला पा रहे हैं। इस दोनों के बीच में जो खास तौर पर जो आप भूमिका दिखाई देती है भारत की, जो मैं संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में है भारत की भूमिका, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ एक इंटरजेक्ट बीच में एक शरद एक बात बता दूं बस कि अभी 5 बजे की MEA की रिपोर्ट है कि अभी भी हमारे 200 लोग वहां पे काबुल में फंसे हुए हैं। और क्या नाम है उसमें वो भी शामिल हैं ITBP के जो प्रोटेक्शन पार्टी है। और साथ में ये भी एक खबर आई है कि यहाँ से ITBP के या पैरामिलिट्री के स्पेशल फोर्सेस कि एक जत्था भेजा जा रहा है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर एम्बेसी। तो ये अभी लेटेस्ट 5 बजे की रिपोर्ट। जी दैट्स ऑल। जी ये ऑलरेडी देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह चुकी है कल ही कि जो है हम अपनी एम्बेसी क्लोज नहीं कर रहे हैं। बस ये नहीं बताती है कि इन 200 लोगों को लाएंगे कैसे। देखिए अभी एक बड़ा सिग्निफिकेंट चीज है, अमेरिकन के कंट्रोल में वहां के एयरपोर्ट्स अभी भी हैं। अगर वहां सिक्योरिटी है एयरपोर्ट्स पे तो वो अमेरिकन की है। तो ये अभी भी ऐसा वक्त है कि महफूज रख करके और उनको वहां से निकाला जा सकता है। तो क्यों नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असर्ट करती है कि हम अपने लोगों को जो है उस सिक्योरिटी के दायरे में ला करके और वहां से वापस लाए इंडिया। ये कोई इनिशिएटिव नहीं लगता उस तरफ से। वो दूसरे की तरफ बस देखते रहते हैं कि हाय वो क्या कर रहा है। वो जो मिस्टर VS पांडे ने जो कहा वही वाली बात कि आप अपनी शक्ति तो दिखाएं, वो अपनी कहीं नहीं है, बस दूसरे की तरफ देखते रहो, जो वो कर रहा है उसके पीछे लग लेंगे। तो यही वजह है कि हमें कोई कंसिडर नहीं करता, हमारी कोई कॉग्निसेंस नहीं लेता है। और अभी भी नहीं अगर लेंगे तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन हो सकता है सरकार अभी कुछ गंभीरता से कुछ कोशिश कर रही हो, कुछ प्रयास कर रही हो, खास तौर पर सरकार के पास जुबानी अपने लोग बहुत ज्यादा है। कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। अपने लोग जो वहां मौजूद हैं उनको वापस लाने के लिए निश्चित तौर पर सरकार कुछ न कुछ प्रयास कर रही होगी। लेकिन पांडे साहब जैसे जो पिछली बार जब तालिबान की सत्ता स्थापित हुई थी तो UAE, सऊदी अरब और पाकिस्तान 3 देश थे जिन्होंने उनको मान्यता दी थी। इस बार तुर्कमेनिस्तान भी अभी उनकी सत्ता स्थापित भी नहीं हुई है और वो उस वक्त तुर्कमेनिस्तान वजूद में नहीं था। अभी जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में चीन बहुत उत्सुक दिखाई दे रहा है मान्यता देने को और इसी तरह की जो कुछ और देशों की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी इस तरह के संकेत हैं।
तो भारत के लिए अब आप क्या रास्ता देखते हैं ऐसे, जो अब ये जो नाजुक घड़ी है, इस घड़ी में? देखिए गोविंद जी, बड़ी सिंपल सी बात है कि एक डेमोक्रेटिक देश को ऐसे किसी सरकार को मान्यता बिल्कुल नहीं देना चाहिए जिसने डेमोक्रेसी को जबरदस्ती बलपूर्वक छीन लिया हो। देखिए, हमारे देश की समस्या यह है कि इसमें क्लैरिटी नहीं है। जैसा शरद जी ने कहा, ये पिछलग्गू टाइप है हम लोग। जो अमेरिका कर रहा है वो आप करते हैं, खुद तो आपकी कुछ है नहीं। आप ये बताइए, अमेरिका की जो संख्या है, तो उसकी जो फोर्स की संख्या, उससे ज्यादा लेकर फोर्स आप बैठे हुए हैं। चीन के बाद नंबर 2 पर आप हैं। आपने भी कभी हिम्मत किया कि अपने इंटरेस्ट को करने के लिए कभी आपने कभी चढ़ाई की? अरे आप में है ही नहीं। सेना लेके बैठे रहिए, खाली भाषण देने के लिए चारों तरफ। ये होता है देश में दम। हमारे देश में दम नहीं दिखता। ये दुर्भाग्य की बात है। हम लोग उस देश के रहने वाले हैं और मैं सरकार का पार्ट रहा हूं, इसलिए मुझे और कष्ट होता है। अरे मजबूती से खड़े तो होइए। आपका देखिए, पैसे की चिंता मत करिए। वहां पे आपने $2 बिलियन लगाया और डूबने दीजिए, लेकिन कम से कम आप जो चाहते हैं वो तो करिए। आप क्या चाहते हैं आपको पता है? ये नहीं पता। आपको कनेक्ट करना चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्रीज, मजबूत कंट्रीज को। आप लीडरशिप क्यों नहीं लेते? अमेरिका अगर अपनी फौज भेज सकता है 50-60 हजार, आपने कभी भेजा? क्यों आपको फिर हिंदू मुस्लिम दिखने लगता है? फिर आपको पॉलिटिक्स दिखने लगती है? अरे ऐसा नहीं चलता। देखिए, दुनिया में आप जो है, देखिए गोविंद जी, लोकल पॉलिटिक्स को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं मर्ज किया जा सकता। सही होता है, गलत होता है। आप डिटरमिन तो इस बात पर नहीं, बिल्कुल आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि दुनिया के जितने भी देशों ने दूसरे देशों के मामलों में हस्तक्षेप करके सेनाएं भेजी हैं, उसमें हस्तक्षेप करने वाले देश को हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। भारत के सामने श्रीलंका में शांति सेना भेजने का जो मामला है वो इसका एक उदाहरण है। पाकिस्तान भूल जाइए और उसमें ये मत कहिए कि हमारे देखिए भारत हमेशा एक शांतिपूर्ण देश रहा है। भारत की ये हमेशा की नीति रही है, सरकार कोई भी रही हो, आजादी के बाद भी भारत की नीति रही है कि भारत हमलावर कभी नहीं रहा। और लेकिन हमलावरों को सपोर्ट करें, हमलावरों को सब पूरी बात सही है। ये ठीक है कि हम नेतागिरी मत करिए। नहीं, लेकिन हम विश्व स्तर पर नेतागिरी भी जरूरी है, लेकिन हम अफगानिस्तान में फौज लेकर हमला करने जाएं, मुझे लगता है ये तर्क बहुत अपरिपक्व तर्क है। इस तर्क का कहीं से भी कोई समर्थन नहीं कर सकता। यूएन में भारत सुरक्षा परिषद में अभी मुख्य भूमिका में है और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वहां पर भारत के प्रयासों से कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे 4 करोड़ से ज्यादा जो अफगानिस्तान की आबादी है, जिस आबादी के लोग अपनी आजादी और अपने एक तरह से जीने के अधिकार के लिए इस वक्त परेशान है, तड़प रहे हैं, उनको उस अधिकार की बहाली हो सकेगी और भारत अपने सारे लोगों को वहां से सकुशल वापस ला सकेगा। इसी उम्मीद के साथ हम आज आपकी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम अपने अतिथियों का आभार प्रकट करते हैं और अपने दर्शकों का आह्वान करते हैं कि वो हमारे कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और साथ ही साथ अपनी टिप्पणियों से हमको अवगत कराते रहें ताकि हम अपने कार्यक्रम को ज़्यादा बेहतर बना सकें और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की जो कोशिश हम कर रहे हैं, वो कोशिश को हम किसी सफलता के मुकाम तक पहुंचा सकें। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।